बलौदाबाजार आगजनी मामले में आज अपडेट यह है कि कांग्रेस की जांच समिति आज घटनास्थल पहुंच रही है और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति जा रही है घटनास्थल पर। लोगों और चश्मदीदों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली जाएगी। कमेटी घटना के हर बिंदु की जांच करेगी और जो कमेटी है वो जांच रिपोर्ट पीसीसी को सौंपेगी। हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है और हम लोग अभी वहाँ जो घटना स्थल है वहाँ पे जा रहे हैं। सबसे पहले हम गिरौदपुरी जाएंगे, मकोनी जाएंगे, उसके बाद बलौदाबाजार आएंगे और सब लोगों से चर्चा करेंगे और क्यों इस तरह की घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंटेलिजेंस फेलवर था, पूरी तरह से उन्होंने जब जैद खाम काटा गया उसके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी हम लोगों को जानकारी मिली है एक और कि जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया गया था, वो जमानत लेके फरार हो चुके हैं। उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है और जानबूझकर ये सरकार की नाकामी है। वहीं कांग्रेस की जांच समिति में और बलौदाबाजार जाने पर जांच कमेटी के बलौदाबाजार जाने पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सरकार हर पक्ष की जांच करा रही है, लेकिन कांग्रेस जैसी जल्दबाजी कर रही है उससे उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। खोमन, बलौदाबाजार आगजनी की घटना में सियासत ने आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी का कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है क्योंकि कांग्रेस जा रही है घटनास्थल। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से बलौदाबाजार अग्निकांड पर जिस तरीके से सियासत हो रही है वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक जांच समिति बनाई है। जांच समिति में शिव कुमार डहरिया जो पूर्व मंत्री है उनके नेतृत्व में जो दल है वो रवाना हो चुकी है। सबसे पहले गिरौदपुरी धाम जहाँ जाएगा, जहाँ इस घटना का पूरा जो है वो शुरू हुआ था, वहाँ से गिरौदपुरी में बाबा गुरु घासीदास का दर्शन करने के बाद जो जाँच समिति है वो बलौदाबाजार पहुंचेगा। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट जाएंगे, तमाम जो उनके सदस्य हैं वहां घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे कि क्या कारण था, किस तरीके से घटना को जो उपद्रवी है उन्होंने अंजाम दिया था। लेकिन कुल मिलाकर समझा जा सकता है सुमित, इस पूरे मामले में एक तरीके से सरकार जांच करा रही है। जांच का रिपोर्ट कब तक सामने आएगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से सियासत हो रही है ये बड़ा सवाल है। और तीसरी ओर अगर बात की जाए तो जो जिनको इन उपद्रवी के द्वारा नुकसान हुआ है उनको कब तक भरपाई होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरे मामले में फिलहाल अभी जो दिखाई दे रहा है उस पर सियासत खूब हो रही है सुमित। ठीक है खोमन, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। नीट रिजल्ट विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द करना ठीक नहीं है। 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द हुआ है और इन्हीं मतलब 1563 छात्रों की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। 30 जून को इनके रिजल्ट आ जाएंगे। ग्रेस मार्क वाले छात्र ही परीक्षा देंगे दोबारा, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। तो नीट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला नीट विवाद को लेकर। सुनवाई रही वो छात्रों के हक में किस तरह से रही, क्या क्या पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से बता। देखिए, छात्रों के हक में ऐसे रही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है कि ये सारी परीक्षा जो भी ग्रेस मार्क्स जिसको भी अवार्ड किए गए थे उनकी परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी। ये हमारे लिए एक छोटी सी जीत है, हम इसको एक छोटी सी जीत मान के चल रहे हैं। अभी हमारी बड़ी लड़ाई बाकी है जो कि 8 जुलाई को हम लड़ेंगे। इस जो टिप्पणी किया थी अदालत की, जिसको लेकर के आप कह रहे हैं कि आपके लिए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा रद्द हो रही है, इससे क्या बाकी छात्र इम्पैक्ट होंगे, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बाकी छात्र, अभी तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो अभी सामने ही नहीं आए हैं, जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने भी फेस की थी। तो इन सब चीज़ों के लिए हो सकता है वो भी आगे आए और इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मुख्य सुनवाई के दिन ही हम ये सारे इशू रेस कर सकते हैं जो कि 8 जुलाई को है। 8 जुलाई को लेकर के आप लोगों की क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारी है? आप लोगों ने जो याचिका दाखिल की है उसके संदर्भ में आप लोग क्या कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश करेंगे? जी देखिए, हमारे मुख्य मुद्दे जो हमारी याचिका में हैं वो 4 है।
जैसे कि पहला तो आपका कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, फिर आपने 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किया। दूसरा मुद्दा है हमारा पेपर लीक का। तीसरा मुद्दा था हमारा ग्रेस मार्क्स का, जो कि माननीय अदालत ने आज उसको सुना और उस पर सुनवाई करके हमारे पक्ष में निर्णय दिया। चौथा मुद्दा था, लेकिन अभी भी हम उस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, अभी भी हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। 8 जुलाई को कोर्ट के समक्ष फिर से हम ये पॉइंट रखेंगे। और चौथा मुद्दा था हमारा SIT फॉर्म करने का, कि हम ये चाहते हैं, जैसे आपने रिज़ल्ट भी डिक्लेयर करना था तो आपने 14 जून की डेट थी, 4 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। तो ये सारे मुद्दे हैं जो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी, कुछ गड़बड़ियां थी, जिनको आपको एड्रेस करना चाहिए था, आपने प्रॉपर्ली नहीं किया है। कोर्ट जब कह रहा है कि काउंसलिंग को रद्द नहीं किया जाएगा, तो बतौर लीगल एक्सपर्ट आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक बार काउंसलिंग होने के बाद थोड़ी सी इक्विटीज़ उनके फेवर में भी क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन अगर माननीय अदालत का फैसला हमारे पक्ष में आता है तो ये सारा प्रोसेस ज़ीरो हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। और पूर्व में भी अदालतों ने इस टाइप के निर्णय दिए हैं, तो हमारे पास नज़ीर हैं जो हम दिखा सकते हैं कोर्ट को कि पूर्व में भी ये घटनाएं हुई थी जहाँ पर कोर्ट ने हमेशा रिलीफ दिया है, एग्ज़ाम कैंसिल किया है। थैंक यू सो मच। तो ये थे याचिकाकर्ता के वकील, जिनका कहना है कि अब जो असली जो मसला है वो 8 जुलाई को है, जब इस मामले में सुनवाई होगी। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो याचिकाकर्ता के वकील को आपने सुन लिया, याचिकाकर्ता का क्या कुछ कहना था वो भी आपको सुनवाते हैं, आप सुनिए। लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। नहीं पड़ेगा, जिन बच्चों के जिनका एक्चुअल डिजर्विंग है उनको कोई रैंक में नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैक्सिमम 100, 200, 300 से रैंक बदलेगी, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एट दैट रैंक हमें कॉलेज नहीं मिलेगा, जबकि वी हैव स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स इन दिस ईयर्स एग्ज़ाम। और जो कोर्ट कह रहा है कि जो खासतौर पे उन 1563 बच्चों के लिए कि उनके पास दूसरा विकल्प है कि वो भी काउंसलिंग में बिना ग्रेस मार्क के जा सकते हैं, तो क्या कोई चीज़ आप लोगों को अफेक्ट करेगी इससे, या फिर आप लोगों के लिए कोई अंतर नहीं रहने वाला? इससे 1500 बच्चों से कोई अंतर कहीं पे भी नहीं आएगा। तो ये इट्स अ गुड नीड सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए दिया है, पर इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट या कोई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कोई रैंकिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमसे जो बात हो रही थी, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे, उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि एक छोटी सी जीत है, पहली जीत है, तो क्या इसे आप भी उस तरह से मानते हैं? हाँ सर, पहली जीत है, हमारे पक्ष में फैसला आया है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, जहाँ मेरी रैंक 10,000 के अंदर होनी चाहिए थी, वहीं मेरी रैंक 30,000 है। 1500 बच्चों को अगर आप हटा भी दे, अगर वो पेपर नहीं भी देते तो भी मेरे रैंक में कितना फ़र्क आ जाता। ये तो मास पेपर लीक का मुद्दा है, इसको बस भटकाया जा रहा है उन 1563 बच्चों की तरफ। अब आप बताइए, 8 जुलाई का फैसला आया है, 8 जुलाई को फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में, 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट है। अब अगर 8 जुलाई को हमारे पक्ष में कुछ फैसला आता है तो काउंसलिंग तो ऑलरेडी शुरू हो गई होगी। अब क्या उस काउंसलिंग को पूरी तरह रद्द किया जाएगा अगर हमारे पक्ष में कोई फैसला आता है, या फिर पूरा एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाएगा? अगर दोबारा कराया जाएगा तो एटलीस्ट 1 महीना तो चाहिए 24 लाख बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा कराने के लिए। तो उस 1 महीने के अंदर फिर उसके बाद कब एडमिशन होंगे, कब हमारा कॉलेज शुरू होगा? हमारे पक्ष में फैसला आता हुआ हमें कोई दिख नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हम अमृत तिवारी का रुख कर लेते हैं। अमृत तिवारी का हम रुख करेंगे और ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझिए कि क्या बड़ा आदेश है नीट पर सुप्रीम कोर्ट का। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। नीट काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा, रोक नहीं लगाई है, तो ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की फिर से परीक्षा होगी। जो ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं, 1563 छात्रों को दोबारा एग्जाम देना होगा और 23 जून को उनकी परीक्षा है और उसके बाद रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। 23 जून को परीक्षा और 30 जून को रिजल्ट जारी हो जाएगा। जो दोबारा एग्जाम में बैठेंगे उनके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम देना ही होगा। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, या तो आप ग्रेस मार्क्स के साथ ही जाइए
या फिर एग्जाम दीजिए फिर से। चलिए सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमृत, ये जीत कही जा रही है, छोटी ही सही लेकिन जीत। यहाँ पर स्टूडेंट और जो वकील आपसे बातचीत कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि जीत है और कहीं ना कहीं 1563 छात्रों को ये झटका जरूर है कहीं ना कहीं। सुमित, जब वकील से बात हो रही थी उन्होंने एक छोटी सी जीत बताई, लेकिन बताया कि 8 जुलाई को उनका इंतजार है जब एनटीए की तरफ से जवाब दाखिल सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। लेकिन जो अधिकांश जो छात्र हैं नीट के एग्ज़ाम अपीयर किए हैं उनमें जो है निराशा है। उनका कहना है कि ये एक तरह से जीत नहीं बल्कि एक तरह से उनको जो है गुमराह करने की कोशिश हो रही है इस तरह की बातों से। उनका ये कहना है कि जब इस तरह के रैंकिंग में अगर ये फैसला आता भी है तो रैंकिंग में जो है वो कोई खास जो है असर नहीं पड़ने वाला है। उनकी जो पहले से जो स्थिति यथास्थिति बनी है वैसी ही बनी रहेगी। ज़रूरी है कि इस पूरे मामले की जो है नज़र रखी जाए, उसकी ओवरहॉलिंग की जाए, उस पर जांच की जाए। एसआईटी की जांच की जो मांग चल रही है उस पर जो है ये खास तौर पे इनका जोर है कि इस पे जो है पूरी की पूरी जांच कराया जाए। इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के ऊपर का जो है इस तरह से फैसला ले करके मामले से जो है सही तरीके से उसका निपटारा नहीं किया जा सकता है। इससे कई सारी चीज़ें एम्बिग्यूटी में चली जाती हैं, उसकी परिदृश्य जो है साफ सुथरा नहीं बन पा रहा है। तो छात्रों का कहना है कि इस पे पूरी सुनवाई हो। और जब दूसरी बात है कि अगर 8 जुलाई को फैसला अगर मान के चले कि एनटीए की तरफ से दायर होता है और उनके स्टूडेंट्स के हक में आ जाता है तो काउंसलिंग तो शुरू हो चुकी है। और अमृत जो ग्रेस से मार्क्स से पास हुए हैं, ग्रेस मार्क्स जिनको मिले हैं, उनके सामने 2 ऑप्शन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। या तो आप री एग्जाम दीजिए, परीक्षा में बैठिए, या फिर अपने मार्क्स के ही साथ जाइए, लेकिन वो जो मार्क्स हैं, ग्रेस मार्क्स हैं, हटा दिए जाएंगे आपके। जी बिल्कुल, ये एनटीए की तरफ से रखा गया है कि उनकी जब ये परीक्षा रद्द की जाती है और दोबारा से री एग्ज़ाम कराया जाएगा तो ग्रेस मार्क्स वाले छात्र दोबारा बैठ सकते हैं और जो नहीं देना चाहते हैं वो अपने एक्चुअल मार्क के साथ काउंसलिंग में जा सकते हैं। लेकिन अब देखना है कि इस मामले, ये तो हो गया एक मामला, अगर दूसरे मामले को लेकर के सबसे ज़्यादा पेच फंसा है। ये कहना है कि सिर्फ एक मामले को सामने रख करके सारे छात्रों की जो दलीलें हैं उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। बिहार हो या फिर गोधरा हो, यहाँ पे इन जगहों पे जब एफआईआर दर्ज किए गए हैं, कुछ छात्र अरेस्ट किए गए हैं, उस मामले को लेकर के एनटीए जो है अपनी असल बात है वो छुपाना चाहती है। छात्रों का आरोप है कि एनटीए के ही कई सारे जो अधिकारी हैं इस मामले में संलिप्त हैं, इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसलिए इस मामले में कोई ठोस जवाब एक व्यापक स्तर पे जो सारे छात्रों के लिए न्यायपूर्ण हो वो नहीं कही जा रही है। ठीक अमृत, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में आज के दिन काफ़ी अहम है। प्रदेश के 8 शहरों में आज आप ट्रेन से नहीं बल्कि प्लेन से भी जा सकेंगे, जिससे आपका काफ़ी समय भी बचेगा। क्या है पूरी खबर, देखिए। देश के दिल मध्य प्रदेश में टूरिज्म स्पॉट पर पहुंचना अब बेहद आसान होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने खास तौर पर धार्मिक पर्यटन को जोड़ने के लिए सस्ती दरों पर एयर सर्विस शुरू कर दी है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत ये उड़ानें 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को बाय एयर जोड़ेंगी। ये एयरक्राफ्ट 6 सीटर विमान है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल एयरपोर्ट पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के विमान को फ्लैग ऑफ किया। पहली फ्लाइट भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली के लिए थी। आइए अब आपको बताते हैं क्या है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी दी जाएगी, रियायती दरों पर होगा सफर। सरकार दे रही है 50% सब्सिडी। शुरुआत के 1 महीने तक ये सब्सिडी दी जाएगी। एमपी के 8 शहर इसके तहत जुड़ेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कृष्णा गौर के साथ ही धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और महापौर मालती राय मौजूद रही। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हवाई पट्टियों के विकास के साथ ही प्रदेश में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही। साथ ही पहले सफर करने वाले 6 यात्रियों के सीएम ने फूल माला पहनाकर बोर्डिंग पास दिए। हमारे लगभग 6 माह पूरे हुए सरकार के माध्यम से, तो मैं ये 6 माह के आधार पर कह सकता हूँ कि हमने अपने विकास के मामले में जो उड़ान का कल्पना की है उसी की इस सिलसिले में जब मैं गया सिंगरौली, तो सिंगरौली के लोगों ने कहा हमको और कुछ नहीं चाहिए, तो हमको ये बड़ी दिक्कत है भोपाल आने की, कैसे भी करके आप तो ये हवाई पट्टी हमारे
उनका छोटा एयरपोर्ट जैसा भी आजकल विमानतल बन गया है। तो वो कह रही है बनाने से क्या फ़ायदा है, इसमें कोई हमारी सुविधा तो जुड़ेगी। हमने कहा बिल्कुल जोड़ेंगे, और इसीलिए मैंने वादा किया था कि अगले ही महीने अर्थात इसी महीने में जैसे आचार संहिता हटेगी हम तुरंत सिंगरौली की कनेक्टिविटी देंगे, रीवा की कनेक्टिविटी देंगे। 55 जिलों में से 30 हमारी हवाई पट्टियां हैं जिसका हम तुरंत विकास करेंगे ना संदीप जी, जल्दी, एक भी छूटेगी नहीं है, और आगे भी बढ़ाएंगे, हर जिले में कोशिश करेंगे। वायु सेवा की बुकिंग के लिए इंदौर, भोपाल और जबलपुर एयरपोर्ट पर बुकिंग काउंटर स्थापित किए गए हैं। फिलहाल प्रदेश के 8 शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा गया है। वो 8 शहर जिनको हवाई सेवा से जोड़ा गया है उनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो का नाम शामिल है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार कुछ और शहरों तक किया जाएगा। अभी फिलहाल उड़ानों का शेड्यूल कुछ इस तरह से है। ऐसा रहेगा 7 दिनों का शेड्यूल। सोमवार को 12 उड़ानें रहेंगी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और रीवा की फ्लाइट्स। तो वहीं मंगलवार को भी 12 उड़ानें रहेंगी। उज्जैन, ग्वालियर के लिए भी रहेंगी फ्लाइट्स। तो वहीं बुधवार को 9 उड़ानें रहेंगी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर के लिए रहेंगी फ्लाइट्स। गुरुवार को 12 उड़ानें, रीवा, सिंगरौली के लिए फ्लाइट्स। तो वहीं शुक्रवार को 6 उड़ानें, भोपाल, जबलपुर और खजुराहो के लिए फ्लाइट्स। और शनिवार की बात करें तो शनिवार को 2 उड़ानें रहेंगी, भोपाल, ग्वालियर के लिए फ्लाइट्स। तो वहीं रविवार को 6 उड़ानें रहने वाली हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन के लिए फ्लाइट्स रहेंगी। यकीनन देश दुनिया को मध्य प्रदेश दिखाने की सरकार की ये पहल काबिले तारीफ है। लेकिन एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के इरादे से शुरू की गई पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा कितनी सफल होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के लिए विभागों की आज से समीक्षा बैठक करेंगे और बैठकों में जनता से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहेगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण 3 महीने से प्रशासनिक कामकाज धीमा चल रहा था और इसी के चलते सीएम साय आज से लगातार विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सबसे पहले सीएम साय कृषि और उद्यानिकी विभाग की बैठक लेंगे। एक्शन में है साय सरकार। अब विभागों की समीक्षा बैठक होगी। मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। आज दुग्ध महासंघ की भी बैठक होनी है, मत्स्य पालन विभाग की भी बैठक होनी है, स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा की कल बैठक होगी 14 जून को। उधर भोपाल में बीजेपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे चयनित शिक्षक। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शिक्षकों को बीच में ही रोक दिया गया। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने शिक्षक जमे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे हुए हैं। बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए चयनित टीचर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने धरना प्रदर्शन दिया। बीजेपी ऑफिस जाने से रोक दिया गया। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीच में ही बैरिकेड्स लगाकर चयनित शिक्षकों को रोका गया है। बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए सभी जा रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान जान गंवाने वाले सीआरपीएफ जवान कबीर दास उइके का पार्थिव देह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित उनके आवास पर लाया गया। सीआरपीएफ की डीआईजी नीतू सिंह ने आज उनके आवास पर उनके परिवार से मुलाकात की और सांत्वनाएं दी हैं। उनके परिजनों को ढांढस बंधाया है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अपने वीर सपूत को नमन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। वहीं ग्वालियर में कोचिंग संस्थान पर जीएसटी ने छापा मारा है। बायोलॉजी कोचिंग और गर्ग क्लासेस पर छापा मारा गया। जीएसटी की टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं। कोचिंग संस्थान पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। बायोलॉजी कोचिंग और गर्ग क्लासेस पर छापामार कार्रवाई हुई है। जीएसटी की टीम कार्रवाई कर रही है। अभी भी
अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या कुछ और जानकारी है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए सुमित, ये लक्ष्मीबाई कॉलोनी है जहां पर अधिकतर सभी कोचिंग संस्थान हैं। वहां पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है और इसी लक्ष्मीबाई कॉलोनी में स्थित है बायोलॉजी कोचिंग और गर्ग क्लासेस। वहां पर जीएसटी की टीम पहुंची है और जीएसटी के टीम के जो अधिकारी हैं वहां पर कार्रवाई करने में जुटे हैं। अभी ही वहां की टीम मौजूद है और पूरे दस्तावेजों को खंगाल रही है। ठीक है अनिल, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के पचपेड़ी में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां आरोपी ने इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती कर उससे शादी का प्रलोभन दिया और लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गरियाबंद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया और रैली निकालकर सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही सरपंच सचिव पर सरकारी बोर पर पानी बेचने का आरोप लगाया है, जिसके चलते ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। मामला पांडुका क्षेत्र के खट्टी गांव का बताया जा रहा है। वहीं मुरैना जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। यहां एक पुलिस आरक्षक ने खुद के अपहरण की नौटंकी की और पत्नी को फोन कर 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। महिला ने सबलगढ़ थाने में जब इसकी शिकायत की है तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने पुलिस आरक्षक और उसके दोस्त को राजस्थान के करौली से पकड़ा। बातचीत हुई है तो अभी बहुत स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं, पर वो किसी प्रकार की जो तमाम जगह पे चर्चा चल रही है कि उनसे फिरौती मांगी गई और ये सब बेबुनियाद है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो है कहीं ना कहीं ये जो आरक्षक है इनकी इसमें कुछ ना कुछ भूमिका है। वहीं मरवाही में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त हुई। मध्य प्रदेश से अंबिकापुर ले जाई जा रही थी शराब और पुलिस ने घेराबंदी कर शराब तस्कर को पकड़ा है। 10,000 लीटर शराब पुलिस ने बरामद की है। मरवाही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है पुलिस ने। एमपी से अंबिकापुर ले जाई जा रही थी शराब तस्कर अवैध शराब को एमपी से अंबिकापुर ले जा रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर शराब तस्कर को पकड़ा। 10,000 लीटर अवैध शराब पुलिस ने बरामद की।